उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर हर पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। हर कोई अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार रहा है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों के साथ तैयार खड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी अपने उम्मीदवारों के साथ मैदान में है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे रण में कांग्रेस काफी दूर नजर आ रही है। और बात बीजेपी की हो या समाजवादी पार्टी की टिकट को लेकर खींचतान की हो, हर खेमे में खींचतान दिखाई दे रही है। दूसरे चरण के प्रत्याशियों के लिए बीजेपी भी दिल्ली में मंथन कर चुकी है। इस बीच अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जेपी नड्डा और भूपेंद्र चौधरी की इस बैठक के बाद उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी जल्द हो सकता है। तो निकाय चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है, मंथन किया जा रहा है, समीक्षाएं की जा रही हैं, रणनीति बनाई जा रही है, टारगेट सेट किए जा रहे हैं, उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है कि कैसे बेहतर प्रदर्शन करना है, कैसे बेहतर परिणाम लाना है। फिर चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या फिर कांग्रेस, हर दल पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रहा है। मतदाताओं को साधने की कोशिश की जा रही है, जिताऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जा रहा है, जातीय समीकरण को साधा जा रहा है, स्थानीय मुद्दों को आधार बनाया जा रहा है और हर कोई अपनी अपनी जीत के दावे कर रहा है। 2 चरण में निकाय चुनाव होना है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी को लेकर राजनीतिक पार्टियों की सियासी कसरत भी जारी है। तो निकाय चुनाव को लेकर चाहे समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो या अन्य क्षेत्रीय दल, हर दल पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रहा है। मंथन किया जा रहा है, बैठक की जा रही है, समीक्षाएं की जा रही हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है और निकाय के इस रण में कौन बाजी मारेगा, किसकी शह होगी, किसकी बात होगी, इस पर भी सबकी नजर है। बीजेपी के अपने दावे हैं, समाजवादी पार्टी के अपना दावा है, बीएसपी भी अपने दावे के साथ चुनावी मैदान में है। तो हमारे साथ इस वक्त अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता मौजूद हैं। मनीष है लखनऊ से और फहीम खान कानपुर से हैं। कुछ और सहयोगी भी हमारे साथ अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मनीष, लखनऊ की अगर बात करें, क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर हमने देखा, खासकर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। समीकरण क्या कहता है? देखिए, निश्चित तौर से आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से प्रक्रिया है, त्रिस्तरीय प्रक्रिया आप इसको कहते हैं। क्षेत्रवाद होते हैं, क्षेत्र के प्रभारी जो होते हैं वो मुख्यालय पे देते हैं, नामों का चयन जो होता है खासतौर से नगर पालिका के अध्यक्ष और जो महापौर है, 17 नगर निगम के जो महापौर हैं, उनकी जो चयन प्रक्रिया है वो क्षेत्र से लेके मुख्यालय से लेके और उस पर जो अंतिम मोहर लगती है वो लगती है दिल्ली दरबार में। आपको बताते कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से पहले जब पहले चरण का जो नामांकन होते उसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो 48 घंटे से कम वक्त था जब उन उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी। तमाम लेयर पे बैठकें हुई थी, क्षेत्रवार बैठक हुई थी, मंडलवार बैठक हुई थी। उसके बाद मुख्यालय पे नाम पैनल के द्वारा भेजे थे। मुख्यालय में उसको 2 दिन प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के द्वारा उस पर मंथन किया गया। उसके बाद कोर कमेटी की बैठक होती है जिसपे जो पैनल नाम भेजता है, 3-3 के जो नाम भेजता है, उन नामों पर मंथन होने के बाद फाइनल करने के बाद वो दिल्ली जाते हैं और दिल्ली पे जेपी नड्डा से मुलाकात की थी भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह ने। उसके बाद उन नामों के लिस्ट फाइल की थी। सेम प्रक्रिया दूसरे चरण के लिए भी की जा रही है। आपको बता दूं कल आखिरी दिन है नामांकन का दूसरे चरण के लिए। उसको लेके भी काफी जो तिकरार्थी हैं लगातार लखनऊ के मुख्यालय पे डेरा जमाए हुए हैं, उनको लेके भी काफी चर्चा चल रही थी। और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी है, इस बार उन्होंने जातिगत जो वोट बैंक की जो पॉलिसी खेली है उसके कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही थी भारतीय जनता पार्टी की। आपको बता दें कि अभी जो दूसरे चरण का जो प्रत्याशी चयन था उसमें सबसे ज्यादा पेज फंसे थे गाजियाबाद में। सबसे ज्यादा जो मेयर की टिकट की बात करेंगे तो 5 नाम आए थे, 3 नाम मैक्सिमम आपको भेजने थे, पर वहां से 5 नाम भेजे गए थे पैनल के जिन पे चर्चा की जाती थी। साथ ही साथ महंत को अयोध्या में महंत की एंट्री के बाद अयोध्या का जो समीकरण था वो भी बदल गया था। तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी और बसपा ने जो काम किया था, अपने जो टिकट किए ले, चाहे बहुजन समाज पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक का रणनीति देखने मिली थी, समाजवादी पार्टी ने देखा था तमाम ब्राह्मण शहरों को आगे किया था। तो कहीं ना कहीं समीकरण बिगाड़ने का काम
नाम किया था भारतीय जनता पार्टी की, उसको लेके हमने देखा था किस है। तरीके से भारतीय जनता पार्टी उसको उस डैमेज कंट्रोल करने में लगी थी। और आज माना जा रहा है कि दूसरे चरण की जो नगर निगम के बचे 7 महापौर हैं और 95 जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, उनकी सूची आज जारी कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। जी रामपुर से फहीम खान भी हमारे संवाददाता। फहीम, रामपुर की जनता क्या कह रही है, यहाँ का समीकरण क्या कह रहा है चुनाव को लेकर? जी देखिए राजेश, मैं आपको बता दूं कि निकाय का रण रामपुर के अंदर शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपने उम्मीदवारों को उतारा है, उसके बाद समाजवादी पार्टी भी पीछे रहने वाली नहीं थी, तो बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने हाथी के कई जगह निशान बांटे हैं। तो इस तरह से रामपुर की जो तस्वीर है वो अगर राजनीतिक दलों की बात करूं तो उसके हिसाब से आप देखेंगे कि बिल्कुल साफ हो चुकी है। तो वही निर्दलीय प्रत्याशी भी लगातार अपना जोर आजमा रहे हैं और अपनी किस्मत चमकाने के लिए दर दर भटक रहे हैं और गलियों की खाक छान रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद है वो आम लोग मौजूद हैं, जिनको राजेश जी फुल फ्रेम में आप दिखाइए। मैं उन लोगों से भी बात करूंगा और बताऊंगा कि लोगों की क्या समस्याएं हैं और वो क्या चाहते हैं और किस तरह से अपने निकाय के अध्यक्ष को चुनना चाहते हैं। पहले मुझे फुल फ्रेम में ले लीजिए। बिल्कुल, आप मेरे बात साथ और कीजिए। लोग मौजूद हैं। हाँ जी, फ्रेम नहीं आ रहा है सर। आप बोलिए, आपकी आवाज मिल रही है, आप कीजिए बात। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि रामपुर के अंदर जिस तरह से समाजवादी पार्टी अपना वर्चस्व कायम रखे हुए थी, वहीं कदम रखा है भारतीय जनता पार्टी ने जीत की तरफ। और उसने कई चुनाव यहां जीतने के बाद स्वार का उपचुनाव में भी अपने कदम रखे हैं। अब अपल एस को उन्होंने ये गठबंधन में सीट दी है। तो निकाय का जो चुनाव है, ये निकाय चुनाव में भी वो हर जगह अपनी जीत का परचम लहराना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगाए हुए है, पूरा जोर लगाए हुए है। जो आम आदमी है, आम आदमी इससे उलट सोच रहा है या उनके पक्ष में जाएगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन इस वक्त मेरे साथ लोग मौजूद हैं और मैं उनसे बात करना चाहूंगा, अगर आप कहें तो। बिल्कुल, आप बात कीजिए। जी, भारतीय जनता पार्टी भी और समाजवादी पार्टी भी इस वक्त मैदान में है। तो क्या लगता है कौन बाजी मारेगा? तो जिस तरह से राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, क्या लगता है आपको किसको बनाना चाहेंगे आप? समाजवादी हो या कहीं भी हो, हम जब विकास से मतलब है, अगर हमारे विकास के हिसाब से आपने बता तो अगर विकास नहीं है तो क्या करें? पहले तय करें डालने से पहले कि अपने विकास के लिए कौन सा आदमी अच्छा लगेगा। अगर विकास हमारा कराता है सही है, लेकिन अभी वो खास नहीं कहे क्यों हो सकता है कि निर्दलीय की मतलब ये हमारी समझ में आ जाए तो हम उसको चुन लें। अच्छा, कैसा अध्यक्ष चुनना चाहते हैं? आपका चुना जाता है कि जो हमारे विकास कराए और विकास के माध्यम से हमारा वोट मिलता है। चलिए, और लोग भी हैं, उनसे पूछ लेते हैं। आप नौजवान हैं, नौजवान होने के नाते किस तरह का चेयरमैन देखना पसंद करेंगे आप? चेयरमैन ऐसे ही देखना पसंद करेंगे जो अच्छा काम कराए, हमारे गांव को भी देखे और उधर भी देखे। हमारी रोटें हैं, हमारी रोटें हैं, नालियां हैं, इतना काम यहाँ पे हो नहीं पाता जितना वहाँ पे होता है। धरपत नगर इतना होता है, यहाँ पे नहीं हो पाता इतना जितना वहाँ पे होता है। वहाँ पे रोज गैस वहाँ पे नहीं आता है, रोज के हफ्ते में भी नहीं आता है। आपकी नजर में अध्यक्ष कैसा होना चाहिए? मजबूत, दमदार, पार्टी वाला या बिना पार्टी वाला? पार्टी वाला तो होना चाहिए। ये निर्दलीय भी अगर कोई होए तो मजबूत आदमी है कोई हम देखेंगे। बाकी हमें पार्टी से इससे कोई मतलब नहीं है। समाजवादी जो है यहाँ पे पहले से मजबूत है। ठीक, यानी विकास करने वाला लोगों को वहीं यहाँ पे जो उम्मीदवार है चाहिए। बिल्कुल, मैं आपके पास फिर आता हूँ। हरेंद्र दुबे भी है गोरखपुर से। हरेंद्र, महाराज जी के क्षेत्र में क्या समीकरण बन रहे हैं, किसकी हवा है, क्या मुद्दे हैं, क्या समीकरण कहता है यहाँ का? देखिए, ये जो नगर निकाय का चुनाव स्थानीय चुनाव है, न कि लोकसभा का चुनाव है, न ही विधानसभा का चुनाव है। ये स्थानीय मुद्दों को लेकर के स्थानीय कार्यकर्ताओं के बिहेवियर पर ये चुनाव लड़ा जाता है और लोग जीत हासिल करते हैं। अगर गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर 80 वार्डों में और नगर पंचायतों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पुराने कार्यकर्ताओं को बहिष्कार करते हुए नए लोगों को टिकट देकर के मैदान में उतारी है, कहीं न कहीं मुसीबतों का सामना आने वाले दिनों में करना पड़ेगा। यही नहीं, अब जीत कितनी भाजपा की होगी यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल बागी भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता थे वो बागी बने हुए हैं और उन्हें मनाने में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी लगातार लगे हुए हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता स्वयं खड़ी है।
क्योंकि जनता कह रही है कि हम प्रत्याशी को देख करके वोट नहीं करेंगे, हम केवल मुख्यमंत्री के चेहरे को देखते हुए, मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली को देखते हुए भाजपा को वोट करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं ये फैक्टर नजर आएगा, और कहीं अगर हार होती है पार्षद प्रत्याशियों के किसी वार्ड में, तो केवल उनकी कार्यप्रणाली से और उनके द्वारा किए गए 5 साल के कार्यों से हार मिलेगी। वैसे मुख्यमंत्री के प्रति गोरखपुर की जनता समर्पित है और विकास के मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए तैयार है। ठीक है कृष्णा, आगरा में क्या हालात, आगरा के क्या समीकरण, क्या मुद्दे रहने वाले हैं यहाँ पे चुनाव में? जो चुनाव हो रहा है, हालांकि स्थानीय मुद्दे का चुनाव है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह जो भारतीय जनता काटे गए थे जो लड़ रहे हैं, वो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान जरूर करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा राजनीति ये है कि आगरा में समाजवादी पार्टी ने पूरे अपने 100 वार्डों में से करीबन 67 वार्डों पर अपने प्रत्याशी उतारे। वही बसपा में भी अपने बहुत कम अपने वार्डों में प्रत्याशी उतारे। निश्चित तौर से यदि पूरे प्रत्याशी उतारे जाते तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को इस बार मुंह खाली पड़ती। हालांकि आगरा के भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आगरा के महापौर जो हेमलता दिवाकर को सीट दी है, ग्रामीण क्षेत्र से विधायक रही थी, उसके बाद इनके लापता के पोस्टर लगाए गए, कई बार गुमशुदा के पोस्टर लगाए गए, लेकिन वही शीर्ष नेतृत्व में उन्हें अब महापौर मेयर की बड़ी जिम्मेदारी आगरा, गोरखपुर, लखनऊ, रामपुर, अमरोहा। हालांकि इस बात को लेकर आगरा की जनता काफी नाखुश दिखाई दी। आगरा की जनता का कहना है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की मेयर जो विधायक थी, इनका टिकट कटा, आपके साथ कुछ लोग हैं, अगर उनसे बात हो सकती है तो संभव हो तो कर सकते हैं तो कीजिए। उनके क्या मुद्दे हैं, किस तरह का उम्मीदवार वो चाहते हैं, क्या यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं? बिल्कुल राहुल जी, काफी लोग मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर मेरे साथ मौजूद है। सर आपसे जानेंगे कि इस बार हेमलता दिवाकर को टिकट दी है तो क्या कहना चाहेंगे इस बार मेयर को लेकर, क्या उम्मीद आपकी? देखिए, हेमलता दिवाकर जो कैंडिडेट है वो प्रॉपर में इन्होंने जो टिकट दी है, क्योंकि जब वो विधायक ग्रामीण क्षेत्र से रही थी तो उनकी कार्यशैली जनता के प्रति या जनता के बीच में जाकर कार्य करने की वो ठीक नहीं रही थी। इस बात को बार बार लोग के जो पोस्टर थे पिछले, उसकी कार्यशैली थी, उसका बखान कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न इस बात का भी एक आता है कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो अपना ठीक से प्रतिनिधित्व हर वार्ड में अपने प्रत्याशी नहीं उतार पाई हैं, या चुनाव लड़ रही हैं सपा बसपा कांग्रेस, तो इसमें प्रत्याशी तो बहुत कम है। सर देखा जा रहा था हेमलता दिवाकर जो ग्रामीण क्षेत्र से थी तो लापता के पोस्टर भी थे, गुमशुदा के पोस्टर कई बार सवाल उठाए गए। कृष्णा, थोड़ी सी आवाज में डिस्टर्बेंस है, थोड़ा सा आवाज डिस्टर्ब हो रही है। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। मोहम्मद माजिद हैं अमरोहा से। माजिद, अमरोहा का समीकरण क्या कहता है, यहाँ के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? चुनाव चूंकि करीब हैं, प्रत्याशियों का ऐलान किया जा रहा है, हर दल एक्टिव दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, अमरोहा में जो है चुनाव बिल्कुल बच चुका है। 2023 के लिए निकाय चुनाव जिस तरह से बिल्कुल बचा है, सभी पार्टियां एक्टिव होने को दिख रही हैं, सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार चुके हैं। बता दूं कि अमरोहा नगर पालिका इस समय मैं मौजूद हूँ। अमरोहा नगर पालिका में जहाँ वर्तमान जो है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है, और उनका कहना है कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर मैं जनता के बीच जाऊंगी और जनता मुझे एक बार फिर से धोखा देगी। बता दूं अमरोहा जनपद में 5 नगर पालिका और 4 नगर पंचायत है, जिसको लेकर कल सूबे के मुख्यमंत्री यानी कि 24 अप्रैल को अमरोहा पहुंचेंगे और 5 नगर पालिका और 4 नगर पंचायत के लिए अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। देखने वाली बात ये होगी कि अमरोहा में जिस तरह से बहुत सारे मुद्दे हैं, मुद्दों को लेकर जनता के बीच अपने अपने प्रत्याशी उतारे। भारतीय जनता पार्टी ने निवर्तमान शक्ति जैन को उतारा है, और यहाँ से जो है कद्दावर नेता माने जाने महबूब अली जो है समाजवादी पार्टी से विधायक हैं अमरोहा सदर से, उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा है, और बीएसपी ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है अपने प्रत्याशी उतारने के बाद तमाम लोग अपने अपने पार्टी के प्रत्याशी जिताने के दावे कर रहे हैं। अब हम जान लेते हैं कि हमारे साथ कुछ मौजूद जनता भी मौजूद है, और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, और किन किन मुद्दों को लेकर कैसे प्रत्याशी को वोट देना चाहेंगे। आप अमरोहा से रहते हैं? अच्छा, इस बार जो है नगर निकाय चुनाव शुरू होने वाला 4 मई को यहाँ पर वोटिंग होनी है।
अब इस बार कैसे प्रत्याशी को वोट देना पसंद करेंगे, किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे, कब तक सोचेंगे? अभी ये कह रहे हैं कि अभी सोचने की बात है, अभी सोचने के बाद जो डिक्लेयर करेंगे, अभी कुछ कहना मुश्किल नहीं है। एक और मेरे साथ मौजूद है, इस बार जो है 4 मई को जो है निकाय चुनाव होने वाला है, किन मुद्दों को लेकर जनता, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? आगे बढ़ता हुआ होगा। इन लोगों का कहना है कि अभी कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जनता जो है साफ तौर पे कह रही है कि अभी जो है मौका देखेंगे, मौका देखने के बाद ही हम लोग वोट दे पाएंगे। ठीक है, अभी हालात देख रहे हैं, हालात के साथ ठीक है मनीष। हाँ मनीष, वैसे तो ये चूंकि स्थानीय चुनाव है, निकाय चुनाव है, स्थानीय मुद्दे इसमें हावी रहते हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक में बैठकें हो रही हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी की, उसमें क्या जातीय समीकरण भी बनाया जा रहा है? क्या ये कोशिश की जा रही है कि कैसे जिताऊ उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारा जाए? क्या स्थानीय मुद्दों के साथ साथ कुछ और समीकरण भी साधने की कोशिश की जा रही है? निश्चित तौर से राजेश, अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के किसी भी चुनाव की बात करेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ आती है कि आपके क्षेत्र वाद और उसके बाद साथ ही साथ जातिवाद का वोट कास्ट की जो बात होती है वो ज़रूर देखा जाता है। और इस बार हमने देखा है कि बहुजन समाज पार्टी ने अपना मुस्लिम प्रेम दिखाया था। शुरुआती दौर में 10 में से 6 कैंडिडेट आपने मुस्लिम कैंडिडेट दिए थे। उसके बाद हमने देखा था समाजवादी पार्टी की बात करेंगे तो ब्राह्मण कार्ड उन्होंने खेलने की शुरुआत की थी। लखनऊ से वंदना मिश्रा को उतारा है, तमाम जगह हमने देखा था ब्राह्मण कार्ड खेला था। तो कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति में लाके जरूर खड़ा किया था भारतीय जनता पार्टी को, जहां भारतीय जनता पार्टी अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र भी जारी करने वाली निकाय चुनाव को लेकर, जिसमें स्मार्ट सिटी का मुद्दा होगा, हर घर जल में नल से जल का मुद्दा होगा, स्मार्ट सिटी का मुद्दा होगा, स्ट्रीट लाइट्स का मुद्दा होगा। पर इन सब मुद्दों के लिए आपको जिताऊ कैंडिडेट भी बहुत जरूरी होता है। जिस तरह से हमने देखा था, अभी हमारे सहयोगी हरेंद्र गोरखपुर से बताए थे कि बागी तेवर है। एक सिर्फ गोरखपुर की बात नहीं है, तमाम जगह हमने देखा है बागी तेवर इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देखने को मिल रहा है। लखनऊ में भी महिला मोर्चा के लोग आई थी, उन्होंने कहा था कि जीते हुए कैंडिडेट्स को उन्होंने टिकट काट के दूसरों को टिकट दिया है। तो कहीं ना कहीं असंतोष की भावना जरूर है। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जाके जो असंतुष्ट जो बागी लोग थे उनसे बातचीत की थी, उनको मनाने की कवायद की थी। तमाम प्रभारी मंत्रियों को इसमें डैमेज कंट्रोल के लगाया गया है। तो इतनी ज्यादा आसान राह होने वाली नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, पर कोशिश पूरी रहेगी कि 17 में से 17 नगर निगम चुनाव जीते जाए। उसी को लेकर किससे किससे प्रत्याशी चयन, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसको लेते ही पूरी मीटिंग्स चल रही हैं, बैठकों के दौर चल रहे हैं, मुख्यालय से लेके मुख्यमंत्री निवास से लेके और जेपी नड्डा क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में, वहां तक बैठकों का दौर चला। और अब देखिए, अब आपके पास 24 घंटे से कुछ ज्यादा ही वक्त बचा जब आपका नामांकन भरने की आखिरी तिथि है। उसके दौरान अभी तक आपके जो नगर निगम और नगर पालिका जो दूसरे चरण के कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट जारी नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं अगर सब चीजें नॉर्मलाइज होती हैं भारतीय जनता पार्टी या किसी भी राजनीतिक दल के लिए अगर नॉर्मलाइज होती है तो कहीं ना कहीं बहुत आसान होता है टिकट जारी करने के लिए। पर इतना ज्यादा समय, इतनी ज्यादा मंथन, तो कहीं ना कहीं पेच फंसे हैं। 2 से 3 सीटें ऐसी थी दूसरे चरण में भी, गाजियाबाद की बात करें, मेरठ की बात कर ले, हम अयोध्या की बात कर ले, तो 2-3 सीटें ऐसी थी जहां पे पेच फंसे होते हैं। वो पेच सिर्फ और सिर्फ जातिगत वो कहें कास्टिज्म को लेके कहें या फिर वहां के स्थानीय लोगों को लेके कहें। जैसे कानपुर की बात करेंगे तो सांसद और विधायक के बीच में पेच फंसा हुआ था। आप किसको असंतुष्ट कर सकते हैं? 2024 में आपका इलेक्शन भी आना है, तो ऐसे में देखते हुए आपको बड़ी रणनीति बनानी होती है और रणनीति पे कितनी कामयाबी मिलेगी ये हमें पता चलेगा 13 मई को जब नतीजे आएंगे। तैयारियां पूरी हैं सभी की तरफ से, चाहे वो ठीक है। फहीम, यहाँ पे चूंकि रामपुर की जो जनता है उसे तो बार बार चुनाव में जाने का एक तरीके से वो आदत हो गई होगी कि कभी जब आजम खान की विधायकी गई उसके बाद चुनाव हुआ, फिर अब्दुल्ला आजम की गई फिर चुनाव हुआ। हालांकि अब तो निकाय चुनाव है। रामपुर की जनता के लिए क्या सबसे अहम मुद्दा है और क्या यहाँ पे भी जातीय समीकरण जो है वो चुनाव में हावी रहने वाला, निकाय चुनाव में खासकर? खां की सीट को लेकर और उसके बाद में फिर अब अब्दुल्ला आजम की उपचुनाव जो चल रहा है स्वार विधानसभा सीट पर, उसको लेकर ये जो रामपुर की जनता है या तो उब चुकी है या फिर ये परेशान हो चुकी है। और आप देखेंगे कि वोट की परसेंटेज उपचुनाव में बहुत कम रहने वाली है। उसकी वजह यही है कि यहाँ के लोग थक चुके हैं, लोग यहाँ वोट देते देते थक चुके हैं, आदत पड़ गई है। लेकिन ये जो स्थानीय निकाय है, स्थानीय निकाय के जो मामले हैं ये बिल्कुल अलग है। जो निकाय का रण है ये बहुत ज्यादा दिलचस्प होता है।
क्योंकि ये एक ग्राम पंचायत जैसा चुनाव होता है। इस तरह से जो लोकल के मामले हैं उनको उठाने वाला चुनाव होता है और लोकल के लोग ही इसको लड़ते हैं। हालांकि राजेश जी, पहली बार ऐसा हुआ या लगातार होता भी रहा है कि राजनीतिक दलों ने अपने सिंबल दिए हैं, लेकिन ये लोकल बॉडी का चुनाव है। इसके जो मुद्दे हैं वो जैसे ये नाली है, ये नाली अटी पड़ी है गंदगी से, ये सड़कें टूटी पड़ी हैं। अगर स्ट्रीट लाइट खराब हो गई तो उसको संभालने वाला नहीं आ रहा है। अगर लाइट नहीं आ रही है तो नहीं आ रही है। राजेश जी, मैं आपको बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं। रामपुर के अंदर बिस्वार विधानसभा जो उपचुनाव हो रहा है उसमें प्रदेश सरकार की तरफ से निर्बाध बिजली 24 घंटे बिजली देने की बात है, एकदम सरासर झूठ है, बिल्कुल सरासर झूठ है। ये 24 घंटे लाइट नहीं है, 8 से 10 घंटे लाइट आ रही है। लोग कहते हैं कि साहब हमने बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, बहुत कुछ किया, लेकिन रामपुर की तस्वीर देखें, विधानसभा स्वार की तस्वीर देखें। 3 दिन से अगर कोई फॉल्ट हो गया है तो वहां सही करने वाला नहीं पहुंच रहा है। क्या करेगा आम आदमी और क्यों देगा वोट नेताओं को जब उनकी समस्याओं का समाधान ही नहीं कर सकते? तो 24 घंटे लाइट देने का वादा और दावा किया जा रहा है। ठीक, यानी यहाँ पे मुद्दे कई हैं और उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द, यानी जो स्थानीय मुद्दे हैं उन्हीं के इर्द गिर्द चुनाव रहने वाला है। अतुल शर्मा मेरठ से है। अतुल, मेरठ की जनता क्या कह रही है निकाय चुनाव को लेकर, क्या है मूड वहां का? देखिए, लगातार पश्चिम की बात की जाए, जिस तरह से मेरठ की बात की जाए, जाट बेल्ट है पश्चिम उत्तर प्रदेश एक तरह से देखा जाए, वही आरएलडी और सपा का गठबंधन जिस तरह से चरमराया हुआ है, गठबंधन की गठजोड़ है वो टूटती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बड़ा फायदा मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर बात की जाए तो जिस तरह से विकास के ऊपर चुनाव लड़ा जाता है, मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में भी अभी तक हालांकि जो प्रत्याशी है उसकी घोषणा नहीं हुई है। 53 से 54 लोगों की लिस्ट तैयार हुई थी, जिसमें 8 लोगों के नाम सेलेक्ट होकर के लखनऊ भेजे गए प्रभारी मंत्री द्वारा। उसके बाद अगर मेरठ की बात की जाए तो सपा पार्टी ने सीमा प्रधान, जो अतुल प्रधान की धर्मपत्नी है, सतना विधानसभा से विधायक अतुल प्रधान, उनकी धर्मपत्नी उनको मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी में एक ऋचा सिंह है, उनको मैदान में उतारा है। कांग्रेस और बसपा की बात की जाए, भाजपा का किसी का नाम क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ की जनता है, जातिकरण अगर समीकरण देखा जाए तो उसको लेकर के भाजपा कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो सपा और बसपा की बात की जाए तो बसपा, देखिए 1995 में पहली बार जो मेयर प्रत्याशी है वो जनता के द्वारा चुना गया था। उससे पहले जो पार्षद हुआ करते थे वो चुना करते थे। लेकिन 1995 से लेकर के आज तक मेरठ का इतिहास रहा है कि जिसकी सरकार होती है हमेशा उसके विपक्ष वाला मेरठ में मेयर बनता है। 1995 से लेकर अभी तक की बात की जाए तो सपा कभी भी मेयर, सपा का कोई प्रत्याशी कभी मेयर नहीं बन पाया मेरठ से। अगर हालांकि बात की जाए तो सपा पार्टी विधानसभा चुनाव काफी अच्छी तरह से लड़ पाती है, लेकिन मेयर चुनाव की बात की जाए तो कहीं ना कहीं 63 में नाम सपा का गिना जाता है। अब की बार की बात की जाए, बसपा ने 1995 में बसपा का राज हुआ करता था, 2000 में फिर भाजपा का हुआ, 2006 में चुनाव हुआ, फिर उसमें बसपा का हुआ। तो इसी तरह से बसपा और भाजपा मेरठ में इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, एक दूसरे को टक्कर देते रहते हैं। वही ठीक है अतुल, मैं आता हूं। बिल्कुल, यानी हर जाति के अलग समीकरण है। सचिन जौहरी है मुजफ्फरनगर से। सचिन, मुजफ्फरनगर का क्या समीकरण, क्या मुद्दे रहने वाले निकाय चुनाव में? सचिन, आप सुन पा रहे हैं? सचिन, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही, मैं फिर आऊंगा आपके पास। मनीष का रुख करते हैं। मनीष, ये चुनाव इसलिए भी बेहद अहम है, भले ही निकाय चुनाव है, भले ही स्थानीय मुद्दे हावी रहने वाले हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव है। एक तरीके से इसे प्रदेश का मूड कहें, लिटमस टेस्ट कहें या सेमीफाइनल कहें, यह भी एक वजह है कि हर राजनीतिक पार्टी की कोशिश है कि इस चुनाव को जीतना है। देखिए, निकाय चुनाव अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ नापने की कोशिश होती है, और ये बहुत बड़ा मौका होता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए कि लोकसभा जैसे बड़े चुनाव के पहले अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ नापने का अगर मौका मिल जाए। बूथ लेवल का चुनाव होता है कि एकदम जमीनी स्तर का चुनाव होता है। अपनी जमीनी स्तर पर जितना काम किया होगा, आपके जो कार्यकर्ता होंगे वो कितने मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, इसकी एक जीता जाता रण मिलेगा अगर जो भी राजनीतिक पार्टी इस कहा जाए सेमीफाइनल को जीतने का। निकाय के चुनाव को कहना गलत होगा, ये उत्तर प्रदेश के लिए निकाय चुनाव से ज्यादा सेमीफाइनल माना जाएगा 2024 के चुनाव के पहले। जिस तरीके से हमारे तमाम सहयोगी बता रहे हैं कि अधिकतर जगह देखा गया है कि जो भी राजनीतिक दल है कहीं ना कहीं उनमें बागी तेवर जरूर दिख रहे हैं। तो किसी भी पार्टी के लिए ये जो सिचुएशन थी वो एक बड़े चुनाव के पहले इस तरह का कोई डैमेज होता है, उस डैमेज को कंट्रोल आप समय पे नहीं करेंगे राजेश, तो आगे समय में निश्चित तौर से 2024 का जो जिस पार्टी का भी होगा सपना होगा जीतने का, उसमें कहीं ना कहीं एक डेंट जरूर दिखता हुआ नजर आ जाएगा। उस डेंट को कैसे कवर किया जाए, उस
एमएनएच को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये बड़ी चुनौती बिल्कुल, होगी। ये एक निकाय चुनौती चुनाव आपका बेसिक जी मनीष, वक्त कम है, ये एक चुनौती पार्टियों के सामने रहने वाली है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। तो निकायकरण जो है उसमें सारी पार्टियां एकदम एक्टिव दिखाई दे रही हैं और हर दल की ये कोशिश है कि कैसे जिताऊ उम्मीदवार को मैदान में भेज के इस चुनाव को जीता जाए। बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।